अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं शजन अजीज। राउंड अप में आपको खुशामदीद। नाजरीन, इस्लामाबाद में नमाज जुमा के दौरान होने वाला खुदकुश धमाका महज एक दहशतगर्दी का वाकया नहीं बल्कि एक बड़े सिक्योरिटी और इलाकाई बयानी की कड़ी है। पूरी दुनिया ने इस सफाक हमले की मजम्मत की। अमेरिका, बरतानिया, सऊदी अरब, तुर्किया, चीन, ना सिर्फ ये बल्कि यूरोप और हत्ता के अफगानिस्तान ने भी वाज़ेह किया है कि इबादतगाहों को निशाना बनाना इस्लामी और इंसानी इक़दार के मुनाफी है। अहम बात यह है कि TTP और अफगान तालिबान दोनों ने इस हमले से लातौलकी इख्तियार की। दाइश ने इसकी जिम्मेदारी कबूल की, अलबत्ता उंगलियां एक बार फिर फितनतुल हिंदुस्तान यानी BLA की तरफ उठ रही हैं। सवाल यह कि क्या ये रद्द-ए-अमल बलूचिस्तान में जारी ऑपरेशन रद्दुल फितना का जवाब है, जहां सिक्योरिटी फोर्सेस ने हालिया हफ्तों में सैकड़ों दहशतगर्दों को अंजाम तक पहुंचाया। क्या दहशतगर्दी के ये बुज़दिलाना हमले इस बात का सबूत नहीं कि रियासत का दबाव मुअस्सर हो रहा है? अब नाजरीन, आलमी सियासत की बसात भी देखते हैं। ओमान में ईरान और अमेरिका के दरमियान होने वाले मुज़ाकरात में फ्रीकैन ने बातचीत जारी रखी और उस पर इत्तफाक भी किया, मगर जोहरी अफसोदगी और पाबंदियों और इत्तेमाद साजी जैसे मामलात पर खलीज बरकरार है। ट्रम्प मुज़ाकरात को बज़ाहिर तो मस्बत करार दे रहे हैं, मगर साथ ही दीगर ऑप्शंस की धमकी भी दे रहे हैं। इसी पस मंजर में नेतन्याहू और ट्रम्प की आइंदा मुलाकात फैसला कुन हो सकती है। डेफिनेटली इसराइल चाहता है कि मिसाइल प्रोग्राम भी मुज़ाकरात का हिस्सा बने। सवाल यह है कि क्या अमेरिका इसराइल के खदशात को नज़रअंदाज कर सकता है और क्या वाकई कहा जा सकता है कि जंग का खतरा टल गया है, या फिर आता है अमरीकी वज़ीर ख़जाना का एक बड़ा तहलका खेज़ इंकशाफ कि ईरान में जो मुआशी बहरान है, करेंसी की तबाही है और एहतजाजी लहर है, ये अमरीकी दबाव की हिकमत अमली का नतीजा थी। क्या मुआशी जंग नई हाइब्रिड वॉर बन चुकी है? इन तमाम मौज़ूआत पर बात करने के लिए मैं ज्वाइन किया एयर वाइस मार्शल रिटायर्ड एजाज महमूद साहब आपको वेलकम करती हूँ राउंड अप में। एजाज साहब, इस्लामाबाद में खुदकुश धमाका ऐसे वक्त में हुआ जब बलूचिस्तान में ऑपरेशन रद्दुल फितना कामयाबी से जारी है। क्या आप इसे बैकलैश अटैक समझते हैं जो रियासती दबाव के रद्द-ए-अमल में किया गया? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, पाकिस्तान में दहशतगर्दी कहीं भी हो और उसका निशाना हमारी मुसल्लह फ़ौज या लॉ इन्फोर्समेंट हो या मासूम निहत्ते नमाजी शहरी हों, अगर आप इसको बैक ट्रैक करें तो ये रिवर्स फनल फिनोमिना इसको कहते हैं। ये वापस जो है ये इसके ताने बाने अफ़गानिस्तान और फिर अफ़गानिस्तान से होते हुए बिलाखिर ये इसके पीछे हमें भारत की फंडिंग, उनकी स्पॉन्सरशिप, उनकी ट्रेनिंग और उनकी मैनिपुलेशन जो है वो नज़र आती है। तो ये कि आपस में अगर ये दो आइसोलेटेड वाक़यात भी नज़र आ रहे हों, लेकिन पैटर्न जो है वो यही है कि पाकिस्तान को किसी ना किसी तरीके से जो है डिस्टेबलाइज किया जाए। पाकिस्तान के बारे में जो हमारा एक बयानिया हमारे खिलाफ एक अरसे से बनाने की कोशिश की जा रही है कि पाकिस्तान एक स्टेबल या एक महफूज मुल्क नहीं है, वो उस चीज़ को ये चीज़ जो है वो ऑब्वियसली सपोर्ट करती है। और इस दफ़ा उन्होंने सॉफ्ट टारगेट्स का इंतखाब कर लिया। थोड़े दिन पहले बलूचिस्तान में जो उन्होंने एक कोऑर्डिनेटेड अटैक्स किए, उसमें जाहिर है वो ज़्यादातर जो अटैक थे वो टारगेटेड थे लॉ इन्फोर्समेंट की तरफ, लेकिन उसमें भी बहुत सारे जो है निहत्ते सिविलियंस जो है उसका भी निशाना बने। तो ये इसका मकसद एक ही है। इनके फेसेस मुख्तलिफ हो सकते हैं या जो इन्होंने लबादा ओढ़ा हुआ है ये जो इसके करने वाले हैं। और इधर अगर KP में आप देखें या दूसरी जगहों पे, तो इसमें वो अपना एक खुद साख्ता इस्लाम का इंतहा पसंदी का एक उन्होंने एक लिबादा उड़ा हुआ है। तो वो अपनी मर्जी का एक इस्लाम नाफिज करना चाहते हैं, जाहिर है, जिसकी ना तो हमारी शरीयत से कोई उसका मुताबिकत है और ना ही वो पाकिस्तान के लोगों को, वो कितने भी मजहबी क्यों ना हो, वो उनको ये चीज़ एक्सेप्टेबल है। यानी सर, हम कह सकते हैं कि TTP और अफगान तालिबान के हमले से लाताल्लुकी के बाद दाइश ने तो ये जिम्मेदारी कबूल कर ली है, मगर फितनतुल हिंदुस्तान यानी BLA पर अब हम कह सकते हैं कि फोकस बढ़ गया है। क्या ये कहना भी दुरुस्त होगा कि दहशतगर्दों की अब हिकमत अमली अर्बन सॉफ्ट टारगेट्स की तरफ शिफ्ट हो चुकी है, क्योंकि देही और बॉर्डर एरियाज में उनके लिए स्पेस कम हो गई है? देखिए, हुआ क्या है, अगर हम इसकी थोड़ी बैकग्राउंड में जाएं
तो हुआ ये कि जब हमने एपीएस के वाक़े के बाद एक मुकम्मल होल ऑफ द नेशन अप्रोच, एक नेशनल एक्शन प्लान और हुकूमत, अपोजिशन, सियासी जमातें, मुसल्लह अफवाज, यानी पूरी सोसाइटी, पूरी कौम ने मिलकर जब हमने उस वक्त काम किया तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने ऑपरेशन ज़र्ब अज़्म और रद्दुल फसाद की सूरत में हमने इन लोगों का खात्मा किया। लेकिन जाहिर है वो मुकम्मल खात्मा नहीं हुआ। उसमें से बहुत सारे लोग, वो सबको इल्म है, हम बारहा उनके नाम, उनकी लोकेशंस शेयर कर चुके हैं इंटरनेशनल मीडिया के साथ, अफगानिस्तान रजीम के साथ और दूसरे अदारों के साथ, कि वो जिनको हम टीटीपी कहते थे वो उन्होंने अफगानिस्तान में नंगरहार और कुन्नड़ प्रोविंसेस जो हैं वहाँ पे उन्होंने पनाह ली हुई है। और दूसरे कुछ लोग उनके स्लीपर सेल भी बन गए, क्योंकि जाहिर है उनके पास कोई चॉइस नहीं थी। अब जब 2 साल पहले अफगानिस्तान में तालिबान की हुकूमत आई तो उससे इन दोनों को दोबारा से सर उठाने का मौका मिला कि इनको, और फिर उस पे सोने पे सुहागा ये हुआ कि भारत जब ख़ास तौर पे उसने काइनेटिक ऑपरेशन में उनको नाकामी हुई तो उन्होंने भी अपने ऑपरेशन सिंदूर को उन्होंने सब कन्वेंशनल डोमेन में जारी रखने का प्रॉक्सीज में वो चले गए हैं दिखाया। यानी सर अगर हम नेशनल एक्शन प्लान पर प्रॉपरली अमल करते 10-16 साल में तो शायद बड़ा नुकसान से, हम इतने बड़े नुकसान से बच सकते थे। देखिए, इस तरह के जो सॉफ्ट टारगेट खास तौर पे, उनसे बचने का एक बड़ा आजमूदा नुस्खा है। देखिए, हमें प्रॉब्लम समझना है। प्रॉब्लम ये है कि ये इनके पीछे कोई भी हो, अल्टीमेटली इन्होंने हमारे ही इलाके में आके हमारे ही लोगों से फैसिलिटेशन लेके इन्होंने अपनी कार्रवाई करनी होती है। तो अगर हम सब लोग जिम्मेदारी लें, एक शहरी की हैसियत से हम सब की ओनरशिप हो कि ये हम सब की कलेक्टिव नेशनल सिक्योरिटी है, ये सिर्फ मुसल्लह अफवाज या लॉ एनफोर्समेंट की जिम्मेदारी नहीं है, तो फिर आप देखें कि फिर ये कैसे मुमकिन हो सकता है कि वो किसी इमाम बारगाह, किसी मस्जिद, किसी मज़ार, किसी मदरसे के आसपास आके वो रैकी करें, उसके बाद वो आके वो पनाह लें, कोई किराए पे मकान लें या किसी के घर में ठहरें। तो अगर हम सब विजिलेंट हों, ये जो एक सोसाइटी लेवल पे जो एक विजिलेंस होती है ना, जिसको हम कम्युनिटी विजिलेंस कहते हैं, आज अगर हम वो अपना जो है एक हमारा, वो हमारे कल्चर में सोशली भी वो चीज़ शामिल है। हमारे देहातों में, हमारे मोहल्लों में कोई एक अजनबी शख्स जो होता है ना, वो जैसे ही कहीं नजर आता है सबकी नजरों में होता है, और वो बिल्कुल जो है ना कि हमें एज ए कम्युनिटी भी अलर्ट रहने की ज़रूरत है और इन्फॉर्म करने की ज़रूरत है अगर कोई ऐसी एक्टिविटी हमें नज़र आती है। एजाज साहब, अब ईरान अमेरिका मुज़ाकरात की तरफ अगर हम आएँ तो बातचीत जारी रखने पर इत्तफाक तो हो गया है, मगर यूरेनियम अफसोदगी पर डेडलॉक बरकरार है। कैन वी रियली से द रिस्क ऑफ वॉर हैज़ रिड्यूस्ड? जी, मेरे अपनी ज़ाती राय में जी रिस्क ऑफ वॉर डेफिनेटली कम हुआ है, क्योंकि देखें ईरान ने फ्लेक्सिबिलिटी दिखाई है। ईरान ने उनकी ख्वाहिशात तो अमेरिका या इजराइल की बेशुमार हैं, वो तो सर फहरिस्त उसमें जो है 3 मुतालबात या 3 ख्वाहिशें हैं कि ईरान को बिल्कुल डी न्यूक्लियराइज कर दिया जाए और उनके पास कोई ऐसी कैपेबिलिटी भी ना बचे कि वो आइंदा एक तवील मुद्दत तक वो न्यूक्लियर ऑप्शंस के बारे में सोचेंगी। दूसरी उनकी ही है कि जी सो कॉल्ड अगर इनकी कोई प्रॉक्सीज हैं जो किसी तरह भी थ्रेटन करती हैं इजराइल को, तो वो ख़त्म हो जाए, उसकी सपोर्ट ख़त्म हो जाए। और तीसरी रजीम चेंज। लेकिन ईरान ने बड़े कैटेगोरिकली ईरान ने अपने जो रेड लाइंस का इजहार कर दिया। उन्होंने कहा कि उनके, देखिए उनके सुप्रीम लीडर की भी ये रूलिंग है कि जी हम ये जो तबाही के वेपन्स हैं, न्यूक्लियर वेपन, हम शरई तौर पे इसकी मजम्मत करते हैं, तो इसको हम नहीं बनाएंगे। वो फतवा तो भी ईरान ने कहा कि जी हम अफजूदगी
उस लेवल तक तो कर सकते हैं या करेंगे जो कि एक सिविलियन जैसे पावर जनरेशन है, एनर्जी की ज़रूरियात है या कुछ और मकासद, लेकिन हम मिलिट्री ग्रेड का इनरिचमेंट इसको नहीं करेंगे, या जिसको हम आम ज़बान में कहते हैं कि बम बनाने की जो एक लिमिट्स हैं एनरिचमेंट की, हम उसके करीब भी नहीं जाएंगे। तो ये तो उन्होंने फ्लेक्सिबिलिटी दिखा दी। लेकिन जहां तक बात है कि उनको ये मजबूर करने की कोशिश की जा रही है इजराइल के मुतालबे पर कि जी वो अपने जो बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं उनकी रेंजेस इस कदर कम कर लें कि वो इजराइल तक ना पहुंच सकें, तो ईरान वो कभी भी नहीं करेगा, क्योंकि और वो सर, ईरान की सर्वाइवल है। एग्जैक्टली और अगर अमेरिका ईरान पर मुकम्मल अफसोदगी बंद करने पर जोर देता रहा तो क्या ईरान के पास स्ट्रेटेजिक पेशेंस के अलावा कोई ऑप्शन बचता है? देखिए, ईरान अफसूदगी वाली जो चीज है उस पर तो कॉम्प्रोमाइज कर सकता है, लेकिन ईरान कभी भी अपने मिसाइल और ड्रोन्स के जो उनकी सलाहियत है उसके बारे में वो किसी किस्म के ना तो वो कोई मुज़ाकरात करेंगे और ना ही कोई उसके बारे में कोई सैंक्शन जो हैं वो कबूल करेंगे, क्योंकि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शन है ईरान की सर्वाइवल पे। वो उनकी एक रियासत की सूरत में उनकी सर्वाइवल एट स्टेक हो जाएगी। और उन्होंने अपनी सलाहियत का जब मुजाहरा किया तो आप देखिए 14 दिन तक जो है ना नेतन्याहू अपने घर में नहीं सो सके थे, वो बंकर्स में रहने पे मजबूर हो गए थे। काफी आयरन डोम, आयरन शील्ड, डेविड स्लिंग, वो उनकी तमाम चीजें जो है ना वो उनकी जो मिथ्स थी वो ईरान ने ब्रेक की। तो ईरान कभी भी नहीं चाहेगा कि वो जो कि इस खिते में एक सॉवरन रियासत की तरह उसका हक है कि वो बावकार तरीके से रहे। उनके माशी मसाइल ज़रूर हो सकते हैं, लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि वो बिल्कुल एक कंप्लायंट स्टेट बन जाए। ईरान की अपनी एक हिस्ट्री है और ईरानी जो है वो बड़ी रिजिलियंट कौम है। वो उन्होंने हमेशा ये चीज़ साबित की है कि वो एक यकजान कौम है, और जब बैरूनी कोई जंग होती है या ख़तरात होते हैं जंग के, तो वो पूरी कौम अपनी सियासी वाबस्तगियों से कते नज़र वो अपनी हुकूमत के पीछे खड़े होते हैं। नाज़रीन, वक्त है छोटी सी ब्रेक का, देखते रहिए सुनो राउंडअप। वेलकम बैक टू सुनो राउंडअप। इसराइल तो ये वाकई मुतालबा कर ही रहा है कि ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम को भी मुज़ाकरात में शामिल किया जाए। सर, क्या ये मुज़ाकरात को सबटाज करने की कोशिश हो सकती है? क्योंकि इस हवाले से तो नेतन्याहू और ट्रंप की आगे मुलाकात भी एक्सपेक्टेड है। आप किस जाविये से देखते हैं? विल ट्रंप बी एबल टू कन्विंस नेतन्याहू टू अवॉइड मिलिट्री एस्केलेशन? देखिए, मेरे ख्याल में प्रेसिडेंट ट्रंप को बिल्कुल इनको जो है ना बताना चाहिए और इनको ये समझाने की कोशिश करनी चाहिए कि इस वक्त वो जिस मुश्किल में इजराइल जो है फंसा हुआ है, और उसमें बेक वक्त जो एक मसला ऑलरेडी चल रहा है पिछले 2 सालों से, गाजा का जो मसला चल रहा है उसके ऊपर एक प्रेशर है, और अमेरिकन एजेंडा पे ये बज़ाहिर ये चीज़ है कि वो बोर्ड ऑफ पीस के ज़रिए उसको भी हल करने की कोशिश कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल में प्रेसिडेंट ट्रंप जो अपने आप को ये पोर्ट्रे करना चाहते हैं कि वो नोबेल पीस प्राइज़ के हकदार हैं, तो उनको कन्विंस करने की कोशिश करनी चाहिए, और इस सिचुएशन से निकलने के लिए यही एक वाहिद रास्ता है। लेकिन हम देख ये भी रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप साहब एक तरफ से तो मुज़ाकरात को बड़ा पॉजिटिव बता रहे हैं और दूसरी तरफ फिर अदर ऑप्शंस ऑन द टेबल जैसी बातें करके एक क्लासिक प्रेशर डिप्लोमेसी भी कायम कर रहे हैं। ये तो देखिए उनका एक तरीकाकार है ना, वो क्योंकि एक रवायती सियासतदान नहीं है, तो वो हमेशा वो जो है ना वो अपनी ऑप्शंस ओपन रखते हैं, और उनकी बहुत सारी बातें जो हैं वो रेटोरिक ही होती हैं। वो उनको बहुत ज़्यादा लोग जो है वो डायरेक्टली उसकी फेस वैल्यू पे नहीं लेते, और वो इन बिटवीन द लाइंस जो है ना उनकी पॉलिसीज़ को फॉलो करते हैं। तो मेरे ख्याल में ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। ये ईरान को कोर्स करने की कोशिश है ताकि ईरान जो है वो मज़ीद कोई फ्लेक्सिबिलिटी दिखाए। मेरे ख्याल में बराह रास्त जंग का कोई ख़तरा इसलिए नहीं है कि जो मकासद वो हासिल करना चाहते हैं वो इस जंग से वो हासिल नहीं कर सकते। और दूसरी तरफ अमेरिकी वज़ीर ख़जाना का भी बड़ा इंटरेस्टिंग एक कन्फेशन सामने आया है। उन्होंने कहा है कि ईरान में जो है डॉलर बुरहान दानिस्ता पैदा किया गया है। क्या ये कन्फर्म करता है इकनॉमिक वारफेयर को हम एज ए प्राइमरी टूल इस्तेमाल कर रहे हैं एक मॉडर्न कॉन्फ्लिक्ट्स में? जी बिल्कुल। आजकल के जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं उसमें देखिए जंगें हो क्यों रही हैं, जंगों के पीछे
जो कैटलिस्ट है या की ड्राइवर्स जो होते हैं वो तो हैं ही इकोनॉमिक इंटरेस्ट मुल्कों के। वो जो हेजमोनिक मुल्क होते हैं उनको एनर्जी के रिसोर्सेज पहले चाहिए होते थे, तो 70 की दहाई से ऑनवर्ड जो है ना वो हमने देखा कि तेल के लिए, जो कि फॉसिल फ्यूल ही उस वक्त मेन एनर्जी का सोर्स था, अब जो है वो रेयर मिनरल्स या रेयर अर्थ के लिए जो है उनके रिसोर्सेज के लिए जंगें होती हैं। तो इकोनॉमिक कोअर्जन जो है या इकोनॉमिक जो वॉरफेयर है वो बिल्कुल एक एक्सटेंशन है वॉर की, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। सही। और सर, ईरान में जो होने वाली हर बात का पाकिस्तान पर बरह रास्त असर पड़ता है। तकरीबन 900 किलोमीटर का बॉर्डर है और इस वक्त बलूचिस्तान में ऑपरेशन भी जारी है। पाकिस्तान ईरान के मामले में सिक्योरिटी और सफारती महाज में क्या किरदार अदा कर सकता है? देखिए, पाकिस्तान का इस सिलसिले में अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा एक प्रिंसिपल स्टांस है। पाकिस्तान ने हमेशा हर कॉन्फ्लिक्ट में जहां पे कोई मुसलमान मुल्क इन्वॉल्व हो उसमें पाकिस्तान ने हमेशा उस मुसलमान ब्रादर मुल्क का साथ दिया है। आपने रिसेंट जो पिछले साल ईरान का कॉन्फ्लिक्ट हुआ उसमें पाकिस्तान फ्रंट लाइन्स पे जो है उनके साथ सफारती और सियासी महाज पे खड़ा रहा। इसीलिए आप देखिए कि उनकी पार्लियामेंट में पाकिस्तान का तशक्कुर के जो नारे बुलंद हुए, क्योंकि पाकिस्तान ने ना सिर्फ ये कि रीजनल बल्कि ग्लोबल प्रेशर को भी नजरअंदाज करते हुए पाकिस्तान ने असूलों की बुनियाद पे अपने एक अच्छे हमसाये होने का सबूत देते हुए उन्होंने ईरान का साथ दिया। और मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान अपनी वही पुरअमन कोशिशें जो हैं उसको बरकरार रखेगा और ये बिल्कुल इन लाइन है हमारी फॉरेन पॉलिसी में और इस रीजन की स्टेबिलिटी के लिए भी। और सर, दूसरी जानिब रियाज में भी आलमी दिफाई एग्जिबिशन हो रही है जिसमें पाकिस्तानी तैयारे अपने जोहर दिखा रहे हैं। हम कह सकते हैं कि पाकिस्तान डिफेंस इंडस्ट्री फाइनली एंटरिंग अ कम्पिटिटिव ग्लोबल मार्केट, और उसमें हम देख रहे हैं किस तरह से GF-17 मिसाइल सिस्टम्स, UAVs की भी नुमाइश हो रही है। और ये नुमाइश क्या नए एक्सपोर्ट कॉन्ट्रैक्ट्स का रास्ता खोल सकती है? डेफिनेटली जी। पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान तो पहले ही अपनी ज़रूरियात पहले पूरी कर रहा था इंडिजिनस प्रोडक्शन से। फिर पाकिस्तान ने उसकी क्वालिटीज़ को अपने वेपन सिस्टम्स की, अपने प्लेटफॉर्म्स की पाकिस्तान ने क्वालिटीज़ इतनी बेहतर की कि वो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड को जो है मीट कर रहे थे। और फिर सबसे जो अच्छी बात हुई, आइसिंग ऑन द केक, वो ये है कि पाकिस्तान ने मई 2025 में जब अपने खुद साख्ता तैयारे इस्तेमाल किए, अपने खुद साख्ता दूसरे ड्रोन्स और टेक्नोलॉजीज इस्तेमाल की, तो उनकी बिना पे जब कोई भी वेपन सिस्टम, वो टेक्नोलॉजी हो या कोई प्लेटफॉर्म हार्डवेयर हो या सॉफ्टवेयर हो, जब वो किसी जंग में इस्तेमाल हो और वो भी फिर उस जंग में फतह का एक सिंबल बन जाए, फतह का एक सबब बन जाए, फतह का एक निशान बन जाए, तो फिर तो उसकी मार्केटिंग करने की ज़रूरत ही नहीं होती। यही वजह है कि उसके बाद आप देखिए कि हमारे साथ जो हमारे पोटेंशियल क्लाइंट्स या बायर आर्म्ड फोर्सेस हैं उनकी एक तवील फहरिस्त है और पाकिस्तान यकीनन इससे एक अच्छा ना सिर्फ ये कि ज़र मुबादला कमाएगा, बल्कि पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान को जो लोग इस खिते में जो पाकिस्तान का कद काट है उसके मुताबिक पाकिस्तान की रिस्पेक्ट और पाकिस्तान की डिप्लोमेटिक प्रेस्टीज में भी इजाफा होगा। बिल्कुल सही। बहुत शुक्रिया एयर वाइस मार्शल एजाज महमूद साहब हमारे साथ मौजूद। गुफ्तगू आपने सुनी। वक्त छोटी सी ब्रेक का देखते रहिए सुनो राउंड अप। वेलकम बैक टू सुनो राउंड अप। नाज़रीन, क्रिकेट की तारीख में शायद ही कभी ऐसा मंजर देखा गया हो कि एक टीम खामोश हो और पूरी दुनिया शोर में डूब जाए। आज यही कैफियत है। पाकिस्तान के एक फैसले ने ICC को मुज़ाकरात की मेज पर भारत को दिफाई पोजीशन पर और इन्वेस्टर्स को कैलकुलेटर हाथ में लेने पर मजबूर कर दिया है। पाक भारत मैच जो ICC की आमदनी की रीढ़ की हड्डी समझा जाता है, अगर ना हुआ तो माली नुकसान सिर्फ करोड़ों नहीं बल्कि अरबों में होगा। ICC के डिप्टी चेयरमैन इमरान ख्वाजा, बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के सदर अमीनुल इस्लाम, जबकि अमाराती और श्रीलंकन बोर्ड वीडियोज लिंक के जरिए पाकिस्तान को मनाने की कोशिश करते रहे। 5 घंटे से जायद मुज़ाकरात में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने वाज़ेह मौक़िफ़ इख्तियार किया कि भारत के खिलाफ मैच खेलने या ना खेलने का फैसला हुकूमत पाकिस्तान करेगी और PCB इस फैसले पर मुकम्मल तौर पर अमल दरामद करेगा। पाकिस्तान ने एक ही जुमला दोहराया, फाइनल कॉल विल बी टेकन बाय प्राइम मिनिस्टर। ये सिर्फ क्रिकेट नहीं, ये पैगाम है। बांग्लादेश के साथ होने वाली ज्यादती के खिलाफ पाकिस्तान ने वो किरदार अदा किया जो शायद कोई और ना करता। ज़राए के मुताबिक अब ICC ने बांग्लादेश के लिए एक इस्लाही फार्मूला तैयार किया है जिसमें मुमकिना माली हिर्जाना, मुस्तकिल
मुस्तकबिल में शमूलियत या दीगर रिलीफ शामिल हो सकते हैं। इसी दौरान पाकिस्तान ने ICC के सामने अपनी सालाना आमदनी में इजाफे का मुतालबा भी रख दिया है, क्योंकि पाक भारत मैच ना होने की सूरत में सबसे बड़ा माली नुकसान ICC को होगा, जबकि भारत सफारती खामोशी में पनाह ढूंढ रहा है। जराए का कहना है कि ICC ने भारत को भी वाज़ेह पैगाम दिया कि खेल की रूह के मुनाफी इकदाम जैसे हैंडशेक तनाज़े मजीद नहीं बढ़ाए जाएंगे। अब इम्कान है कि आइंदा चंद दिनों में एक बड़ा ब्रेक थ्रू सामने आए। अब सवाल ये नहीं कि मैच होगा या नहीं, असल सवाल ये है कि क्या ICC पहली बार ताकतवर के बजाय असूल के सामने झुकेगी, और क्या पाकिस्तान ने क्रिकेट की सियासत में एक नया बाब खोल दिया है। नाज़रीन, फैसला चंद दिनों या चंद घंटों में होगा, मगर असरात बरसों याद रखे जाएंगे। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है स्पोर्ट्स तज्ज़ियाकार याहिया हुसैनी साहब। आपको वेलकम करती हूँ सुनो राउंड अप में। याहिया, सबसे पहले तो ये बताइए कि क्या क्रिकेट की दुनिया में पहली बार नहीं है कि ICC श्रीलंका, अमाराती और बांग्लादेशी वफूद पाकिस्तान को मनाने पाकिस्तान आए हुए? क्या ये इस बात का एतराफ़ नहीं कि पाकिस्तान इस वक्त मुज़ाकराती पोजीशन में अनयूजुअली स्ट्रांग है? बहुत शुक्रिया जी आपका। और ये उसूल की जंग जिसमें कामयाबी कहूँगा मैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की, हुकूमत पाकिस्तान की, और ख़ास तौर पर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के सरबराह सैयद मोहसिन रज़ा नकवी साहब। देखें, बात बहुत सीधी सी है कि जब मामला ख़राब होते हैं तो मामला को सुलझाने के लिए दो लोग आगे आते हैं, बात करते हैं, और ये बात हो रही है, बहुत अच्छी बात है। और पाकिस्तान हमेशा क्रिकेट पे क्रिकेट की ही बात करता है, पाकिस्तान सियासत को क्रिकेट के साथ कभी गुदमुट नहीं करता। लेकिन अब जब हम भारत को भारत की ज़बान में डील कर रहे हैं तो वहाँ से आवाज़ें भी आ रही हैं, वहाँ से चीखें भी निकल रही हैं, और उनको अपनी इस गलती का इदराक भी हो रहा है। अब तो वो ये भी कहने लग गए हैं कि 28 सितंबर 2025 को हमने जो एशिया कप की ट्रॉफी मोहसिन रज़ा नकवी साहब के हाथों से नहीं ली, हमसे गलती हो गई। तो हम ऐसे पछतावे में नहीं जाना चाहते कि हम कोई ऐसा फैसला करें कि जिससे क्रिकेट की दुनिया जो है वो वीरान हो जाए और किसी का नुकसान हो जाए। तो डेफिनेटली पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के एसोसिएट मेंबर मुल्कों के वक्त पाकिस्तान आए, उन्होंने बातचीत की। लेकिन देखें, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का यहीं तक रोल है, फैसला तो हुकूमत पाकिस्तान ने करना है, और हुकूमत पाकिस्तान का जो फैसला होगा वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का होगा। बिल्कुल सही। और भारतीय मीडिया ये कह रहा है कि इन्वेस्टर्स के पैसे डूबने का खतरा है, ब्रॉडकास्टर्स भी परेशान है। अगर ये मैच नहीं होता सपोज, तो ICC को अंदाजन कितना माली नुकसान हो सकता है? क्या ये नुकसान पाकिस्तान के सालाना शेयर से कहीं ज्यादा है? देखिए शजिया, मैं नंबर्स में तो आपको शायद ना बता पाऊं, लेकिन ये नुकसान पाकिस्तान इंडिया से बढ़कर जो है वो ब्रॉडकास्टर का तो है, इसमें कोई शक शुबे की गुंजाइश नहीं है। लेकिन ये नुकसान जो है उन मुल्कों का होगा जहां क्रिकेट फरोग पा रही है, जहां इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल जो है वहां पर क्रिकेट के फरोग के लिए फंडिंग करता है। ये सब कुछ हो नहीं पाएगा। तो अगर इतना इम्पोर्टेंट है पाकिस्तान, अगर इतना इम्पोर्टेंट है पाकिस्तान इंडिया का मैच, तो फिर इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल को पाकिस्तान के वजन को तस्लीम करना होगा, भारत को पाकिस्तान के वजन को अंडरस्टैंड करना होगा। ये एक तरफा ट्रैफिक अब चलेगा नहीं, ताली दो हाथ से बजेगी, अब एक हाथ से बजेगी नहीं। तो आई थिंक मोहसिन रज़ा नकवी साहब ने बहुत सारी चीजें करके ये बता दिया है कि अब बात बराबरी पर होगी। और आपके सामने है कि एक मैच खेलने से हमने मना किया है तो कितनी थरथल्ली मच गई है, कितनी जो है वो चीखें निकल रही हैं, आवाजें आ रही हैं। और अगर आप मुझसे पूछें तो बिल्कुल मैच होना चाहिए, क्रिकेट होनी चाहिए, लेकिन तरीके के साथ होनी चाहिए, बराबरी की सतह पर होनी चाहिए। बिल्कुल, ये हट धर्मी नहीं चलेगी। बिल्कुल। और सबसे ज्यादा नुकसान तो क्रिकेट के फैंस को का हो रहा है इस सब में। एक बड़ी खबर ये भी है यार सब के पाकिस्तान अब अपनी सालाना आमदनी बढ़ाने का भी मुतालबा कर सकता है। इस वक्त ICC से पाकिस्तान को सालाना कितना रेवेन्यू मिलता है और ये बढ़कर रियलिस्टिकली कितनी सतह तक जा सकता है? कोई आइडिया है आपको? देखिए शजिया, पाकिस्तान को 5 साल में इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल कुछ 34 अरब रुपए के करीब पैसे देता है। और ये जो बात हो रही है ना कि पाकिस्तान ने पैसे बढ़ाने की बात कर दी, पाकिस्तान ने टेस्ट क्रिकेट में भारत से खेलने की बात कर दी, ये सारी जो सुर्खियां हैं वो भारतीय मीडिया चला रहा है। कल जो बात हुई है चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड सैयद मोहसिन रज़ा नकवी, अमीनुल इस्लाम बांग्लादेश, इमरान ख्वाजा सिंगापुर, सिर्फ बांग्लादेश के हवाले से बात की गई क्योंकि पाकिस्तान ने बांग्लादेश के लिए स्टैंड लिया है, पाकिस्तान बांग्लादेश के लिए खड़ा हुआ। यही पाकिस्तान का मौक़िफ़ है और पाकिस्तान अपने इस मौक़िफ़ पर कायम था, कायम है और कायम रहेगा। लेकिन अब जो भारत का मीडिया है वो चीज़ों को एंगलिंग
करने की कोशिश कर रहा है। वो तो ये भी कह रहे थे कि जी आज डेडलाइन है 9 फरवरी बरोज पीर, पाकिस्तान को हाँ या ना में फैसला करना है। और अगर पाकिस्तान ने ना कर दिया कि हम 15 का मैच नहीं खेलेंगे तो वो बोरिया बिस्तर लपेट कर पाकिस्तान टीम को श्रीलंका से वापस भेज देंगे। क्या ऐसा कुछ हुआ? पाकिस्तान टीम कल यूएसए के साथ मैच खेल रही है जी। तो अब तक हर रोज एक नया झूठ जो है वो पकड़ा जा रहा है। ऐसी ऐसी बातें हो रही हैं कि मैं क्या कहूँ। और आपके ख्याल में पाकिस्तान इस बुरहान को इस्तेमाल करते हुए क्या बिग 3 मॉडल को चैलेंज कर सकता है या करना चाहिए? देखिए जजिया, बिग 3 तो बहुत पहले ही खत्म हो चुका है और बिग 3 भी इंडिया का छोड़ा हुआ एक शोशा था और इसमें कोई शक नहीं है कि इंडिया को इंटरनेशनल काउंसिल का सबसे रेवेन्यू मिलता है। लेकिन वो रेवेन्यू किस वजह से मिलता है कि वो पाकिस्तान से मैच खेलते हैं। तो पाकिस्तान को बराबरी की सतह पर अब डील करना पड़ेगा आपको। और जहां तक रह गई बात खेल की, तो देखें खेल के मैदान में तो जब 2 टीमें मैदान में उतरती हैं, एक जीतेगी एक हारेगी, इस बात की तो कोई गारंटी नहीं है। इस टूर्नामेंट में नेदरलैंड की टीम पड़ गई थी पाकिस्तान को, इंडिया की टीम अमेरिका से हारते हारते बची। कल इंग्लैंड और नेपाल का मैच आप देखिए कि 2-4 हाथ लंबे बाम रह गए थे। तो खेल है, खेल में हार जीत हो जाती है। लेकिन जो ऑफिस के मामलात हैं वो ऑफिशियल्स को ही हल करने चाहिए। अब एक तरफा कार्रवाई नहीं होगी। बिल्कुल। और अब चेयरमैन पीसीबी ने तो अब ये बार बार कह रहे हैं कि ये फैसला अब हुकूमत पाकिस्तान करेगी। क्या इससे पाकिस्तान का मौकिफ मजीद मजबूत हुआ है कि ये प्योरली क्रिकेट इशू नहीं है बल्कि अब ये एक स्टेट पॉलिसी है? देखिए चलिए, बात दरअसल ये है कि माजी में पाकिस्तान हर बार भारत खेलने के लिए गया, तनाव की कैफियत में भी गया, सियासी कशीदगी में भी गया। उस वक्त भी गया जब LOC पर जो है वो गोलाबारी हो रही थी। लेकिन अब बहुत हो चुकी। जब भारत ने पिछले साल पाकिस्तान आने से मना किया तो सैयद मोहसिन रजा नकवी ने कहा कि अगर आप नहीं आएंगे तो फिर हम भी नहीं आएंगे। और आप देखिए कि उनको बैकफुट पर जाना पड़ा। और अब मुस्तकबिल में भी बराबरी की सतह पर बात होगी। और जहां तक आपने हुकूमत पाकिस्तान की बात की है तो पाकिस्तान क्रिकेट बहुत छोटी सी चीज है, मुल्क सबसे पहले है। और जो आप कह लें कि स्टेट ऑर्डर है उसकी बहुत ज्यादा अहमियत है। तो ऐसे बहुत सारे मैच कुर्बान हैं और जो हुकूमत कहेगी वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को मानना पड़ेगा। दुनिया में यही हिदायत है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का किरदार कितना डिसाइसिव होगा? क्या ये हुकूमत के पास ये ऑप्शन मौजूद है कि वो मशरूत इजाजत दे दे? देखिए शजिया, 92 में जब पाकिस्तान वर्ल्ड कप जीता था तो वज़ीर आज़म थे मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब और उनके छोटे भाई हैं मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब। वो भी खेलों के आपको पता है कि बड़े दिलदादा हैं और खेल के हवाले से उनका भी अपना एक विजन है, एक सोच है। तो आई थिंक मेरा ख्याल है कि वो फैसला करेंगे वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब, जो खेल के लिए इम्पोर्टेंट होगा, जो खेल की साख बेहतर बनाने के लिए होगा। और यही शायद हम भी उम्मीद कर रहे हैं। और बांग्लादेश के हवाले से पाकिस्तान क्या कंक्रीट फैसले करा सकता है? क्या कंपनसेशन हो सकती है? ऑब्वियसली दोबारा शमूलियत तो थोड़ी मुश्किल हो जाएगी, या फिर ICC से कोई बाज़ाब्ता अपॉलॉजी मंगवाई जा सकती है? देखिए छोटे मुंह बड़ी बात हो जाएगी। अच्छा। ये तो अब इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल को सोचना है। एक शॉट उन्होंने खेल दिया है, मुंह से निकली हुई बात और कमान से निकला हुआ तीर कभी वापस नहीं आते। लेकिन अब आप क्या कर सकते हैं? पाकिस्तान अकेला बांग्लादेश के साथ खड़ा था। तमाम जो इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के मुल्क थे एक तरफ से, पाकिस्तान एक तरफ खड़ा था। तो आज अगर बात हो रही है, अगर गुफ्तगू शनीद हो रही है, तो इस बात को अंडरस्टैंड किया जा रहा है, इस बात को तस्लीम किया जा रहा है कि पाकिस्तान हक पे था, पाकिस्तान उसूल की बात कर रहा था। बांग्लादेश को क्या मिलेगा इस तमाम सूरत हाल में? डेफिनेटली बांग्लादेश इस सारी जंग में जो है उन्होंने एक उसूली मौक़िफ़ अपनाया, उनको फायदा होगा और आने वाले दिनों में इसका खुलासा हो जाएगा। ये पॉसिबिलिटी है कि बांग्लादेश को फ्यूचर में कोई टूर्नामेंट्स में कोई होस्टिंग राइट्स या एक्स्ट्रा फाइनेंशियल पैकेज मिल जाए? अच्छा सवाल है आपका। माइट भी इस तरह का कोई ऑप्शन हो, लेकिन दिलचस्प बात यह है कि 2031 का जो क्रिकेट वर्ल्ड कप है वो बांग्लादेश भारत के साथ होस्ट कर रहा है। सही, बिल्कुल ठीक। तो ICC की तरफ से ये कहना कि भारत को स्पोर्ट्समैनशिप पर समझाया जाएगा, क्या ये महज लफ्जी तसल्ली है या कोई अमली इकदाम भी मुमकिन है? आप देख रहे हैं कुछ ऐसा? कहाँ ICC में? जी, ICC ने बोला ना ये कि भारत को अब हम स्पोर्ट्समैनशिप पे समझाएंगे। कल ही मुलाकात के अंदर उन्होंने कहा। ICC ने तो ऐसी कोई, मेरा ख्याल है कोई ना ईमेल जनरेट किया है ना इस हवाले से जो है
सिर्फ स्पेकुलेशन है और जो खबर बनाना चाह रहा है वो बना रहा है। उन्होंने कहा इस पे कि हम बात करेंगे बिल्कुल भारत के साथ के जो है ना स्पोर्ट्समैनशिप पे हम उनको समझाएंगे भी सही। मेरी नॉलेज में ऐसी कोई स्टोरी नहीं है। अच्छा चलिए, आप ये भी मुझे बता दें कि आपकी एक्सपर्ट रीडिंग में ये सिर्फ एक मैच का मामला है या पाकिस्तान इस वक्त आलमी क्रिकेट पावर स्ट्रक्चर्स को भी रीराइट करने के मूड में है? देखिए, पाकिस्तान ने अपने कार्ड बहुत अच्छे खेले और वो कहते हैं ना कि हारी हुई बाजी जीतने वाले को सिकंदर कहते हैं। आज के सिकंदर सैयद मोहसिन रजा नकवी हैं। बिल्कुल ठीक। अभी तो भारत से मैच कंफर्म नहीं हुआ, मगर जिन छोटी टीमों से हमारा मुकाबला हो रहा है वहां भी परफॉर्मेंस आप कैसी देख रहे हैं? कहने वाले तो ये कह रहे हैं कि अभी काफी उसमें कमी बेशियां हैं और सफारती सतह की कामयाबी अपनी तरफ, मगर आप क्या समझते हैं कि इस टीम के साथ हम वर्ल्ड कप में कहाँ खड़े हैं? शजिया नियाजी साहबा, या तो मेरा ख्याल है कि जो लोग इस वक्त पाकिस्तान के पहले मैच की परफॉर्मेंस को लेकर बहुत ज्यादा चिरागपा हैं, बहुत ज्यादा अफसरदा हैं, बहुत ज्यादा जज्बाती हैं, या तो उनको क्रिकेट का नहीं पता है या फिर वो सिर्फ जो है वो क्या कहते हैं उसको कि वक्त गुजारी के लिए गुफ्तगू कर रहे हैं। आज पाकिस्तान नेदरलैंड से बिल्कुल क्या कहते हैं कि दांतों के नीचे जबान आ गई थी। कमजोर दिल के लोग जो हैं वो दिल की तकलीफ में मुब्तला हो गए थे, बहुत सारे लोग डॉक्टर के पास चले गए थे। तो इस टूर्नामेंट में सिर्फ पाकिस्तान का ऐसा मैच नहीं हुआ है, भारत का इंग्लैंड के साथ अमेरिका के साथ जो मैच था वो भी बहुत मुश्किल मैच था, जहां 70 रन तो भारत के साथ आउट हो गए थे। और कल इंग्लैंड का जो मैच था नेपाल के साथ, उसने भी लोगों के पसीने छुटा दिए थे और इंग्लैंड की टीम को सपोर्ट करने वाले जो थे वो वर्था हैरत में पड़ गए थे। तो एसोसिएट मेंबर मुल्कों की टीमें ऐसे ही कारकर्दगी का मुजाहरा करेंगी, कोई अपसेट भी कर सकती हैं, कोई सरप्राइज भी दे सकती हैं, क्योंकि इन टीमों को किसी ने देखा हुआ नहीं है। जहाँ तक पाकिस्तान टीम की बात है, मुझे अल्लाह ताला पर बड़ा भरोसा है, इस टीम पर बहुत यकीन है कि मैं आपको अगर ये कहूँ कि 8 मार्च 2026 को पाकिस्तान वर्ल्ड चैंपियन बन रहा है तो ये मेरी राय है। ठीक है, आगे भी हमारा मैच छोटी टीमों के साथ है, आप समझते हैं कहीं कि आगे कहीं कोई बड़ा अपसेट हो सकता है? मुझे नहीं लगता। मेरा ख्याल है कि जो हाथ पांव फुलाने वाली परफॉर्मेंस थी वो हो गई। अब पाकिस्तान टीम किसी टीम को करीब भी नहीं आने देगी। शादाब खान और उस्मान खान की परफॉर्मेंस के हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? क्या उनको आगे बड़ी टीमों के साथ ग्राउंड में उतरना चाहिए? देखिए शजिया, बात दरअसल ये है कि ये हमारे 15 खिलाड़ी हैं और जब आपने तस्लीम कर लिया कि यही आपके 15 हैं तो फिर तहकीक की जरूरत बनती नहीं है। जो अच्छा होगा, जो गिवन डे पर मैनेजमेंट समझेगी को उसको ग्राउंड में उतारना है वो खेलेगा। जहां तक आप शादाब की बात कर रही हैं, जहां तक आप उस्मान की बात कर रही हैं, तो माजी में दे परफॉर्म वेल और होप फॉर द बेस्ट। तो मुझे लगता है कि ये फिलहाल इस टीम के साथ जुड़े रहेंगे और अच्छा मुकाबला होगा। और इस टीम का सबसे पॉजिटिव पॉइंट ये है कि इस टीम के खिलाड़ियों का इस टीम के खिलाड़ियों के साथ ही मुकाबला है, इससे अच्छी कोई बात हो नहीं सकती। बाबर आजम के बारे में भी ऑब्वियसली उनके फैंस मुंतजिर हैं, आपको क्या लगता है इस वर्ल्ड कप में वो बाबर हम देख सकते हैं जिसकी वजह से बाबर एक बहुत बड़ा नाम बना, ब्रांड बने? देखिए शजिया नियाजी साहिबा, जिस तरह वो नाम बने थे, जिस तरह वो ब्रांड बने थे और जिन लोगों के कंधों पर बैठ कर आए थे और जो लोग उनको पाकिस्तान क्रिकेट के लिए कह रहे थे कि जी इनके बगैर पाकिस्तान क्रिकेट नहीं चलेगी, आज वही लोग, वही सोशल मीडिया बाबर आजम को टीम से निकालने की बात कर रहा है। आज वही सोशल मीडिया ये बात कर रहा है कि बाबर आजम की इस टीम में जगह नहीं बनती। तो जगह सिर्फ बनेगी आपकी परफॉर्मेंस के ऊपर। जो परफॉर्म करेगा वो टीम में खेलेगा। कप्तान सलमान अली आगा आपके सामने एक जिंदा मिसाल है। उन्होंने किस तरह अपनी कारकर्दगी को तब्दील किया, किस तरह उन्होंने अपनी परफॉर्मेंस को चेंज किया। आज वो लोग जो कह रहे थे कि सलमान अली आगा की टीम में जगह नहीं बनती, वो कह रहे हैं सलमान अली आगा के बगैर टीम नहीं बनती। ठीक है, और फखर जमान के बारे में, वो तो अच्छा परफॉर्म कर रहा था, फिर उसको आप स्ट्रेटजी ठीक देख रहे थे कि उसको ना खिलाना, पहले मैच में नहीं खिलाया गया फखर जमान साहब को? फखरे पाकिस्तान है, लेकिन फखर जमान इस टीम के साथ हैं, यही उनके लिए बड़ी बात है। बाकी यहाँ तक रही टीम में खेलने की बात, शायद खेल भी लें और नहीं भी खेलेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक, कल के लास्ट या आपके रिमार्क्स लेना चाहूंगी, कल के मैच के बारे में आप क्या देख रहे हैं? क्या ऑब्वियसली क्या प्रेडिक्ट करते हैं? ऑब्वियसली यूएसए के साथ है और यूएसए ने काफी टफ टाइम दिया इंडिया को। मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान टीम यूएसए को करीब भी आने देगी,
खेल है बहरहाल, जब तक आखिरी बॉल डिलीवर ना कर दी जाए कुछ कहा नहीं जा सकता। लेकिन कल के मैच यही हमें पहले हरा चुके हैं और बड़ा गंदा हरा चुके हैं। मैंने आपसे कहा ना कि ये एसोसिएट मेंबर मुल्क की टीम है, तो जो हाथ पांव फूलने थे, जो गलतियां करनी थी हमने कर दी हैं नेदरलैंड के खिलाफ, और टाइमली हमने गलतियां की हैं। अब सबको अपनी गलतियों का इदराक होगा, अब दोबारा वो गलतियां नहीं होंगी। आई डोंट थिंक सो कि यूएसए जो है वो 2024 की परफॉर्मेंस जो है वो दोहरा भी पाएगी। आप देखेंगे कि सोचेंगे कि यार इस टीम से हार गए थे हम, जिसको आज हमने हरा दिया है। बिल्कुल सही, बहुत शुक्रिया। स्पोर्ट्स एक्सपर्ट याहिया हुसैनी हमारे साथ मौजूद थे और हम दुआ करते हैं कि कल भी पाकिस्तान जीत अपने नाम करवा सके। इसी नोट पे हम आपसे इजाजत चाहेंगे। मुलाकात होगी आपसे कल। देखते रहिए स्लो राउंडअप।